हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो तो दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे आपके एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए प्रश्नों को। अब साथियों, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हिंदी के आज लेकर के आया हूं। और दोस्तों आप लोगों का इसमें जो भी स्कोर बनता है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिंदी के अन्य प्रैक्टिस सेट या फिर जीएस के प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल पर की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से वह सभी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही साथ में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि देवनागरी लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जाती है। इन चारों में से कौन सी एक नहीं लिखी जाती है, यह आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। और देखिए दोस्तों, आप अगर पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, मराठी है, राजस्थानी है, ये दोनों क्या है दोस्तों, गुजरात के ऊपर की भाषा है और नीचे की भाषा है। राजस्थानी दोस्तों गुजरात के ऊपर की भाषा और मराठी दोस्तों गुजरात के नीचे की भाषा होगी, महाराष्ट्र की भाषा होगी। तो दोस्तों ऊपर और नीचे की भाषा है तो बोली जा रही है देवनागरी लिपि में, लेकिन दोस्तों गुजराती नहीं बोली जाती है। और यहाँ से कई सारे बच्चों को क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि देवनागरी लिपि में गुजराती नहीं लिखी जाती है। और साउथ इंडिया की दोस्तों जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे कि दोस्तों तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये सब भी दोस्तों हमें देवनागरी लिपि में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है हमारा, कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 मुख्य बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों ब्रज भाषा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, यह पश्चिमी हिंदी की क्या है, एक बोली है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ण समूह पूर्णतः सजातीय वर्ण समूह है? अब देखिए दोस्तों, ये जो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें दोस्तों कौन सा एक ऐसा वर्ण समूह है जो पूरी तरह से सजातीय वर्ण समूह है, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यह तीनों ही दोस्तों हमारे पूरे तरह से सजातीय वर्ण समूह होते हैं। जबकि दोस्तों ए, आई, ओ, औ यह दोस्तों हमारे विजातीय वर्ण समूह है। ठीक है, विजातीय स्वर इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे अर्धस्वर भी कहा जाता है? अब दोस्तों अर्धस्वर इन चारों व्यंजनों में से किस व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजनों को दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमारे होते कौन कौन से हैं, तो य, र, ल और व, यह चारों ही दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती नहीं हैं। ठीक है, ये सभी रचनाएं दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है, महादेवी वर्मा की रचनाएं। और आपने बताना कि इन चारों रचनाओं में से महादेवी वर्मा को कौन सी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामा। दोस्तों इनका एक काव्य संग्रह था और इसके लिए दोस्तों इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, यह चिन्ह निम्न में से कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बना हुआ है, यह चिन्ह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपविराम। दोस्तों यह एक चिन्ह है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग अगर इसे विसर्ग समझ रहे थे तो वो भी ठीक होता, लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होता कि यह मात्रा निम्न में से कौन सी है, तो तब दोस्तों यह विसर्ग की मात्रा कहलाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चिन्ह पूछा गया है तो आपने उपविराम ही बताना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। अब देखिए दोस्तों, इन चारों जो हमारे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक शब्द हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है, आप लोगों ने यह बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई। दोस्तों इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि दोस्तों बर्तन में जो है आपके ऊपर रा की मात्रा न लग करके बा के बाद पूरा रा बनेगा। ठीक है, तो बर्तन होता। ज्योत्सना में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि आधे ता के बाद जो हमारा पूरा ता है, जो पूरा सा है ना, वह शा भी हमारा अगर आधा होता तब दोस्तों ये हमारा ज्योत्सना ठीक रहता। और कवियत्री में दोस्तों जो छोटी ई की मात्रा है वह वा में लगी हुई है, तो वा में नहीं लगी होनी चाहिए थी। वो अगर या में लगी होती तो वह हमारा ऑप्शन ये वाला भी ठीक हो सकता था। अगला प्रश्न हमारा,
सदैव शब्द में निम्न में से कौन सी संधि है। अब दोस्तों आपने बताना है कि सदैव शब्द में इन चारों संधियों में से कौन सी संधि हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको प्राप्त होता है सदा धन एव। ठीक है, तो सदा धन एव और आ और ए के मेल से मिलकर के क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा बड़ा वाला ए बन जाता है और यह हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों वृद्धि संधि में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौनतेय शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय होगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो कौनतेय शब्द है या फिर हमारा राधेय शब्द है, इनका मतलब होता है उसकी संतान। ठीक है, किसकी संतान, यानी कि जो दोस्तों ए या प्रत्यय होता है इसका अर्थ होता है की संतान। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, तो ए प्रत्यय तो दोस्तों इसमें यूज हो रहा है। अब दोस्तों कौनतेय कहते किसे हैं, तो जो कुंती के पुत्र हैं, कुंती धन ए जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कौनतेय बनेगा। और दोस्तों जो कुंती की जो संतानें हैं यानी कि जो पांचों पांडव है वह पांचों ही क्या कहलाते हैं, कौनतेय कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब दोस्तों सरस्वती माता का इन चारों पर्यायवाची में से कौन सा एक पर्यायवाची सरस्वती माता का नहीं है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। दोस्तों जो कमला है यह लक्ष्मी माता का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी माता का पद्म भी होता है, ठीक है, प्रिया भी होता है, तो आपने इनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वो समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है कौन सा है। अब दोस्तों इन चारों समास में से आपने बताना है ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद यानी कि दोस्तों द्वितीय पद जिसमें प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। दोस्तों ऐसा समास होता है जिसमें उत्तर पद यानी कि दोस्तों द्वितीय पद प्रधान होता है। जबकि दोस्तों अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में दोस्तों दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, जबकि कोई तीसरा पद इसमें प्रधान हमें देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, वाग्देवी शब्द में कौन सा समास होगा। अब दोस्तों वाग्देवी शब्द में इन चारों समास में से कौन सा समास है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास दोस्तों इसमें मौजूद होगा। वाग्देवी का मतलब होता है दोस्तों जो वाक है, वाक यानी कि दोस्तों भाषा की देवी है, वाणी की देवी है, तो ऐसी कौन है दोस्तों, सरस्वती माता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जिसका जन्म छोटे कुल में हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों जिसका जन्म छोटे कुल में हुआ हो उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अंत्यज दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है। ठीक है, तो जिसका जन्म दोस्तों छोटे कुल में हुआ हो अंत्यज हो जाएगा, और जिसका जन्म दोस्तों उच्च कुल में हुआ हो वह कुलीन कहलाएगा। आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों से काफ़ी बार प्रश्न बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, मेढक को पत्थर से मत मारो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पर से के नीचे लगा हुआ है हमारा रेखा। ठीक है, तो आपने बताना है कि दोस्तों जो से है यह कौन सा कारक चिन्ह है। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक तो अपादान में आता है से और एक आता है दोस्तों करण में। ठीक है, तो अब आपने पहचानना कैसे है। अब दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो करण कारक है इसमें साधन या माध्यम की बात होती है। ठीक है, तो किस साधन या माध्यम से कौन सी क्रिया हो रही है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मेढक को पत्थर से मत मारो, यानी कि दोस्तों साधन क्या है, पत्थर यहाँ पर एक साधन या फिर माध्यम है, तो इसमें दोस्तों हमारा करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि यह चिन्ह निम्न में से कौन सा है। दोस्तों जो चिन्ह बना हुआ है इन चार चिन्हों में से यह कौन सा चिन्ह है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यह चिन्ह दोस्तों हंसपद चिन्ह है। हंसपद चिन्ह के दोस्तों अन्य नाम है विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह। और दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो दोस्तों जब हम कोई पंक्ति लिख रहे होते हैं और इसमें दोस्तों हम कोई शब्द लिखने के लिए भूल जाते हैं, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस हंसपद चिन्ह को बना करके उसी शब्द को ऊपर या फिर नीचे हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं। अब दोस्तों आपने बताने हैं ऐसे शब्द जो जिनकी विशेषता दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे वह कौन से शब्द कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता दोस्तों जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जब दोस्तों क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, और जो दोस्तों विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता देंगे वह प्रविशेषण कहलाएंगे। ठीक है, और बाकी दोस्तों जो अव्यय शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें दोस्तों हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, और अव्यय शब्द भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं।
अब दोस्तों भाषा के ऐसे छोटे छोटे सार्थक खंड कौन से होते हैं जो दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो वह दोस्तों हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर आपसे पूछा गया होता कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तब दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाता, तो तब दोस्तों इसका उत्तर हो जाता उपसर्ग। और अभी दोस्तों जो आपसे पूछा गया है अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अनुशासन शब्द है। दोस्तों अनुशासन जो शब्द है किस प्रकार का शब्द है, इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अनुशासन शब्द दोस्तों एक हमारा यौगिक शब्द है। अब देखिए दोस्तों यौगिक शब्द में आपको देखने के लिए मिलेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी क्या हो रखा है, हमारा समास का उपयोग हुआ है। अनुशासन, ठीक है, अनुशासन में क्या हो रहा है, हमारा समास का उपयोग हो रखा है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्रदान किया गया था। और इसी की याद को दोस्तों ताज़ा रखने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहस्य की बात जानना दोस्तों उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का अर्थ होगा। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको अच्छे से तैयार करना है, और खास तौर से दोस्तों पहाड़ी वाली, ठीक है, पहाड़ी वाले आपने देखा ही होगा कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपने दोस्तों उन्हें भी भली भांति तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपने बताना है इन चारों जो हमारे साहित्यकार हैं कौन से, ऐसे कौन से दोस्तों हमारे रचनाकार हैं जिनको दोस्तों महापंडित की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन जी को दोस्तों महापंडित की उपाधि से भी इनको विभूषित किया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों इनको घुमक्कड़ कवि भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों इनके बचपन का जो इनका मूल नाम है वह इनका मूल नाम पूछा जाता है, तो केदार पांडे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम था। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी बताइए। अब देखिए दोस्तों इसमें आलपिन हमारे 4 तरीके से लिखा हुआ है, आपने बताना है कि कौन सा एक तरीका इनमें शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलपीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो सुनने वाला होता है उसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मध्यम पुरुष सर्वनाम दोस्तों ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों जो बोलने वाला होता है यानी कि जो दोस्तों वक्ता होता है उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो श्रोता होता है उसके लिए दोस्तों मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और जो दोस्तों कोई तीसरा व्यक्ति होता है उसको बताने के लिए, उसकी बात करने के लिए दोस्तों अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब दोस्तों दंतोष्ठ ध्वनियां का मतलब ये हुआ जिनको बोलने में आपके दांत और होठ दोनों का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों ऐसी ध्वनि है हमारी ऑप्शन डी वाली, वा और फा। आप देखिए दोस्तों खुद ही बोल के देखिए, आपके ऊपर के दांत और नीचे के होठ मिलेंगे वा और फा को कहने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। अब दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक पर्यायवाची घोड़े का है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है दोस्तों घोड़े शब्द का हमारा पर्यायवाची होगा। अब देखिए दोस्तों घोड़े के मैं कुछ और पर्यायवाची भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों बाजी, है, तुरंग, तुरंगम, सैंधव, दधिका, सरता, घोटक, घोड़ा, ये तो सभी दोस्तों क्या है, हमारे घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों जो तमाल है, तमाल शब्द दोस्तों हमारे वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा, जम्बुक दोस्तों जामुन का, और वायस दोस्तों कौवे का पर्यायवाची होगा। आपने बाकियों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इन 4 माध्यमों में से ईमेल किस एक जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत दोस्तों ईमेल आता है। दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बघेली किस उपभाषा की बोली है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह तीनों ही दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी की क्या हैं, बोलियां हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और साथ ही साथ दोस्तों पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये हमारी हिंदी भाषा की क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं के अतिरिक्त दोस्तों हिंदी की कुल 18 बोलियां भी हैं। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और उन 18 बोलियों में से दोस्तों 3 प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा, चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा? अब दोस्तों चौमासा 4 मासों का समूह, ठीक है, 4 मास वाला। तो दोस्तों चौमासा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्विगु समास दोस्तों इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है चौमासा में संख्यावाचक शब्द पहला, तो इसमें दोस्तों हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला शब्द हमारा, सुंदरता में संज्ञा है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सुंदरता शब्द में कौन सी एक संज्ञा होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुंदरता शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि दोस्तों सुंदरता क्या है? एक भाव है। सुंदरता कोई दोस्तों जाति नहीं है, सुंदरता कोई दोस्तों समूह नहीं है, सुंदरता में दोस्तों कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरता दोस्तों एक भाव है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना है कि किस एक शब्द में दोस्तों हमें व्यंजन संधि देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सज्जन जो शब्द है दोस्तों इसमें हमारा व्यंजन संधि होगी। जब दोस्तों आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सत धन जन। ठीक है, सत धन जन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? अब दोस्तों जब आप सु और आगतम को जब मिलाएंगे तो शब्द बनेगा स्वागतम। ठीक है, और इसमें दोस्तों हमारी ऑप्शन ए यानी कि यण संधि दोस्तों इसमें हमारी मौजूद होगी। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब दोस्तों अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि य, र, ल और व, यह 4 दोस्तों हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों जो बा है वह हमारी अंतस्थ ध्वनि नहीं होगी। ठीक है, जो दोस्तों वाह जो हमारा बा है ना, यह हमारे स्पर्शी व्यंजनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध किससे है? अब देखिए दोस्तों जो अनेकार्थी शब्द है ना, यहाँ पर आपको फंसा सकता है, क्योंकि दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण हर किसी बच्चे ने पढ़ा होता है। अब दोस्तों उसको अगर एग्जामिनर ने दोस्तों आपको थोड़ा सा तंग करना है, हिंदी में थोड़ा सा फंसाना है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? शब्दों से खेलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शब्द भंडार बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, और दोस्तों उनको तैयार करना हर बच्चे के लिए इतना ज़्यादा आसान रहता नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, इन पर थोड़ी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अनेकार्थी जो शब्द है उसका उत्सर्ग, जो उत्सर्ग दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द है, इसका संबंध किससे है इन चारों में से? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्सर्ग का संबंध दोस्तों दान से होता है। अगला प्रश्न हमारा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अब दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1975 में दोस्तों नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और दोस्तों अभी वर्ष 2023 में हमारा दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था फिजी में। ठीक है, तो फरवरी 2023 में दोस्तों फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? दोस्तों अष्टछाप क्या है हिंदी भक्ति साहित्य में? आप लोगों ने बताना है। 8 भक्तियां हैं, 8 पुस्तकें हैं, 8 भजन हैं या फिर 8 कवि हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 कवि जो है दोस्तों इनको हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम कहाँ होता है? अब दोस्तों जो प्रेषक होता है, भेजने वाला जो होता है, उसका दोस्तों नाम और पदनाम किस जगह पर लिखा जाता है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बाईं ओर शीर्ष पर दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम होता है। वही दोस्तों सरकारी पत्रों में भी प्रेषक का नाम व पदनाम बाईं ओर शीर्ष पर ही होता है। अगला प्रश्न हमारा, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? अब दोस्तों जो अवधी बोली है वह अवध क्षेत्र यानी कि दोस्तों अयोध्या वाले रीजन में बोली जाती है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
अब दोस्तों नासिक का मतलब क्या होता है? नासिक का मतलब होता है दोस्तों नाक, ठीक है। और जो ऐसे व्यंजन होंगे जिनको बोलने के लिए दोस्तों हमारी नाक की हेल्प भी लगेगी, वह व्यंजन दोस्तों हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे। और दोस्तों ऐसे व्यंजन होते हैं हमारे वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण, यानी कि दोस्तों अंगा, इया, अणा, न और म। जब दोस्तों आप इन पांचों को बोलेंगे ना, ठीक है, तो आपको दोस्तों नाक से भी साउंड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग के पंचमाक्षर दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो उपकार को ना मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो उपकार को मानता हो वह तो कहलाएगा कृतज्ञ, और जो दोस्तों उपकार को ना मानता हो वह कहलाएगा कृतज्ञ। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? अब दोस्तों सबसे पहले जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था दोस्तों 7 जून 1955 को बी.जी. खेर यानी कि दोस्तों बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है, 1955 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जानकी मंगल के कवि कौन है? अब दोस्तों इन चारों कवियों में से आपने बताना कि जानकी मंगल के कवि कौन है, किनकी ये रचना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास जी की दोस्तों जानकी मंगल एक प्रमुख रचना है। तुलसीदास जी के द्वारा दोस्तों रामचरितमानस भी लिखी गई थी अवधी भाषा में, और विनय पत्रिका दोस्तों यह भी काफ़ी पूछी जाती है। तो दोस्तों विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, और विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से इलायची शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अब दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपने बताना कि इलायची शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एला। दोस्तों इलायची शब्द का क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों जो अंडी है, अंडी दोस्तों हमारी एड़ी जो शब्द होता है उसका दोस्तों पर्यायवाची, उसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तरणिजा शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अब देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अगर आप लोगों ने सूर्य के पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों उसमें तरणी भी क्या है, हमारा सूर्य का एक पर्यायवाची होता है, और जा मतलब उसकी पुत्री, ठीक है। तो सूर्य की पुत्री के रूप में आप किसको जानते हैं? यमुना माता को जानते हैं, ठीक है। तो यमुना जी को ही कहा जाता है सूर्य पुत्री रवि तनया, ठीक है। और तरणीजा भी किनको बोला जाएगा, तो यमुना जी को बोला जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? अब दोस्तों उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उन्मूलन शब्द का विलोम दोस्तों रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उखाड़ फेंकना, ठीक है, हटा देना, किसी भी चीज़ को हटाने का प्रयास करना, ठीक है। और रोपण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वापस लाना, बीज बोना उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों इन चारों में से कौन एक काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। अब दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? दोस्तों सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था, ठीक है। और दोस्तों जो इनकी सरोज स्मृति है, ठीक है, वो इनकी काफ़ी प्रमुख रचना है। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अब दोस्तों संज्ञा की द्विरुक्ति जहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पे संज्ञा 2 बार यूज में आएगी, तो उनके बीच में हम लोग कौन से एक चिन्ह को यूज करते हैं, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऐसी जगह पर दोस्तों हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा राम श्याम लिखा हुआ है, सीता गीता लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, नाम है यानी कि संज्ञा है, और इनके बीच में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथ में दिखाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? और दोस्तों अर्थ के आधार पर अलग रहेंगे वाक्य के भेद, और रचना के आधार पर दोस्तों अलग रहेंगे वाक्य के भेद। आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। वहीं दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कुल हमारे 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन से होते हैं दोस्तों? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न हमारा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है। अब दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द है हमारा नाग, इसका निम्न में से कौन सा इन चारों में से एक अर्थ निकलता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी दोस्तों नाग शब्द का एक अर्थ निकलता है। अब देखिए दोस्तों जब आप हाथी के पर्यायवाची देखेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा हस्ती, मतंग, नाग, कुंजर, द्वीप, द्विरद, वारण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या मिला आपको, नाग शब्द भी मिल रखा है। तो नाग शब्द क्या होता है दोस्तों, हाथी का ही एक अर्थ भी रहता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में संयुक्त वाक्य है। अब देखिए दोस्तों संयुक्त वाक्य इन चारों में से कौन सा है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। यह दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य को आपने पहचानना कैसे है। संयुक्त वाक्य में दोस्तों और, तथा, एवं, व इस प्रकार के दोस्तों क्या होंगे, अव्यय शब्द लगे होंगे। ठीक है, आपने इनको पहचानना है। इसमें क्या लगा हुआ है, बीच में और लगा हुआ है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब दोस्तों इन 4 वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य हमारा शुद्ध है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। यह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भारत में अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, ये वाक्य शुद्ध होना चाहिए था, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं अनेक शब्द को, तो अनेक शब्द दोस्तों अपने आप में ही क्या है, एक बहुवचन शब्द है। क्या है, बहुवचन शब्द है। इसमें दोस्तों जबरदस्ती अनेकों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों अनेकों बोलें या फिर अनेक बोलें, ठीक है, दोनों ही शब्द बहुवचन के लिए यूज में आते हैं। और वहीं दोस्तों जब अनेक शब्द लग गया है, तो तब दोस्तों हमें जाति की जाति ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जातियों लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने अनेक तो पहले ही यूज़ कर दिया है। तो जाति शब्द यहाँ पर अनेक के लग जाने से क्या हो गया, ऑटोमेटिक बहुवचन हो गया है। तो यह दोस्तों हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला शुद्ध हो जाएगा। आप लोग दोस्तों आपका जो भी स्कोर बना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत है, तो आप लोग दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको अगला टॉपिक उसी उसी चीज़ के ऊपर दोस्तों आपको अगली वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।